नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका संकल्प ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले आपको नोटिफिकेशन में एक अनाउंसमेंट मिला होगा आपके मैथ और रीजनिंग मेंटोर सर के अनुराग सर के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि आपके लिए संकल्प ट्यूटोरियल अब वनडे एग्जाम में भी वो सारे कंटेंट के साथ वो सारे क्लास आपको निःशुल्क रूप से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराने जा रहा है, जिसके उद्देश्य को बताते हुए हम आज आपके लिए जीएस का और जीके का जितना भी सिलेबस है उसको डिस्कस करने के लिए आए हैं। जल्द ही इसके क्लासेस आपको निःशुल्क रूप में यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे। 40 से 50 दिनों के अंदर हमारा प्रयास है कि जो अभी एग्जाम होने वाला है यूपीपी का, उसको हम लोग टारगेट में लेते हुए बाकी जो और भी परीक्षाएं हो रही हैं उसको भी साथ में लेते हुए हम लोग तैयारी आपको कराने का प्रयास करें। इस उद्देश्य में आप सबका साथ चाहिए, आप सबका स्नेह चाहिए और उसकी आशा हम लोग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में आपसे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिलेबस का ही पर्पस होगा और उन सिलेबस में जो मेन सभी एग्जाम में कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें एक कॉमन सिलेबस होता है जिसको कि हर फ्रेश स्टूडेंट जो एकदम नया है, जो कभी भी तैयारी में उस तरह से नहीं लगा था, जो कि क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए आ रहे हो, उनमें जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पूरा कंटेंट, ये पूरा क्लास जो हम लाने जा रहे हैं, संकल्प ट्यूटोरियल जो आपके लिए लाने जा रहा है, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज का जो आपका सिलेबस का जो पार्ट है उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें कहीं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि ये इंग्लिश में पूरा कंटेंट लिखा हुआ है तो आपको इंग्लिश ही मिलेगा। हमने कोशिश ये किया है कि इंग्लिश बहुत सारे एग्जाम में आपके आते हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी में आते हैं, तो आप शुरू से ही मेरा ये आपको सुझाव है कि आप इंग्लिश को ध्यान में रख के ही कम से कम सिलेबस या कुछ ऐसे कंटेंट इंग्लिश में पढ़ते रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। बाकी हिंदी में मैं बोलता चलूंगा। हिस्ट्री का यह सिलेबस है जो सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक कंप्लीट सिलेबस को तैयार करने की आवश्यकता आज के सभी जितने भी कंपटीशन के एस्पिरेंट हैं उन सबको आवश्यक होता है। जो गलतियां वो करते हैं, कुछ छोड़ते हैं कुछ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंशियंट हिस्ट्री में आपको जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसी पर बस केवल चर्चा होगी। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सभ्यता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य वंश और गुप्तकालीन मौर्य वंश किंगडम जो उनके थे, वैदिक कल्चर जो था, गुप्ता पीरियड जो था, ये सारी चीजें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशियंट के। इसी पर फोकस करना है। जितना सिलेबस आपको बताया जा रहा है 40 से 50 दिन में, इसी चीजों को सिलेबस को हम लोग लेकर कवर अप करेंगे और जो सीधे सीधे टू द पॉइंट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हल करना है, केवल ये चीज याद रखना है हमें। दूसरा, मिडवल हिस्ट्री में जो आप मध्यकालीन भारत देखेंगे, प्राचीन भारत का तो ऊपर आपने सिलेबस देखा, मध्यकालीन इतिहास में सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्टेट एग्जाम में इसके अब क्वेश्चन आने कम हो गए। फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसे टॉपिक हैं मध्यकालीन भारत मिडवल हिस्ट्री के जिसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे बड़ा है दिल्ली सल्तनत और जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, जो धार्मिक आंदोलन हुए थे और जो 16th सेंचुरी के मुगल डायनेस्टी थी उसके लिए, और जो बाद में मुगल्स और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुए हैं, जो मेन उनके साम्राज्य का एक पतन होने का कारण था, उसमें कुछ फेमस लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। तो मिडवल में केवल इन्हीं चीजों को देखना है, बहुत ज्यादा प्रश्न मिडवल में नहीं आता है। सबसे इस समय का प्रीसियस और कॉस्टली अगर हिस्ट्री में कोई टॉपिक माना जाता है तो मॉडर्न हिस्ट्री है। इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या पढ़ना है इसमें देखिए। ब्रिटिश सरकार के जितने भी रूल आए थे, जितने भी नियम आए थे, जितने अधिनियम बने थे उनको पढ़ना है। जैसे कि कुछ अधिनियमों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। 1909 सबसे इंपॉर्टेंट है, 1919, 1935 और लास्ट 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और मार्ले मिंटो सुधार। ये जो जितने भी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ब्रिटिश रूल में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद गांधी एरा पढ़ना है। गांधी एरा में जब आप आएंगे तो 1917 से गांधी जी का यात्रा शुरू हो जाता है, गांधी जी का जीवन काल शुरू हो जाता है। चंपारण से स्टार्ट करेंगे, पूरा पढ़ते हुए आएंगे और पूरा भारत छोड़ो आंदोलन और लास्ट उनका 1948 30 जनवरी तक की मृत्यु तक का वो सारा चीज आपको गांधी एरा में पढ़ना होगा। मेन रूप से इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, इनके द्वारा लिखे गए पत्र पत्रिकाएं और किताबें, इनके द्वारा दिए गए स्लोगन, इनके विचारधारा कैसी थी, वो सारी चीजें गांधी एरा में आपको पढ़ना। उसके बाद ब्रिटिश
अंपायर में कौन कौन से ऐसे थे जो मेजर बैटल्स हुए, कौन कौन से युद्ध हुए हैं, सोशल और कल्चर क्या उस समय का दौर था वो आपको पढ़ना है। 1857 की क्रांति भी मेन इंपॉर्टेंट है, उसे भी पढ़नी है, रिवोल्ट ऑफ 1857। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे आईएनसी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, सॉरी 1885 में हुई थी, ये आपको पढ़ना है। नेशनल कांग्रेस कौन कौन सा अधिवेशन इंपॉर्टेंट था, कौन कौन किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, उनके बारे में। मूवमेंट जो जो हुए 1905 से 1918 के बीच में, इसी को क्या कहते हैं, उदारवादी के समय उग्रवादी काल, जो 1905 से 1918 के बीच में, बंगाल विभाजन, सूरत अधिवेशन, राब्ता मुस्लिम लीग की स्थापना और लखनऊ समझौता, ये 1918 तक के जितने भी दौर में हुए घटनाएं हैं उनको बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, और उन संस्थाओं और उन जो किताबें और पत्र पत्रिकाएं हैं उनके बारे में जानना होगा। ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, स्ट्रगल फॉर स्वराज, ये सब इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट, और कहाँ कहाँ प्रोविनेंस था, कौन कौन सा ऐसा प्रांत था जहां पर गवर्नर कैसे कैसे वायसराय बने थे, उनके बारे में। ठीक है, तो आई होप हिस्ट्री का पूरा एक ओवरऑल टॉपिक आपको समझ में आया हो। जब इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे तो कल्चर, संस्कृति के बारे में पढ़ना है, बहुत डिटेल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको भी देखना है। जियोग्राफी में आएंगे तो जियोग्राफी का ये पूरा सिलेबस है। देखिए, जियोग्राफी भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जियोग्राफी से बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन अब आने लगे हैं, ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, सोलर सिस्टम, फोसिल, जितने भी रिवर्स हैं, जितने रिवर्स में जब आप आते हैं तो सबसे बड़ा यूपी वालों के रिवर्स में यही प्रॉब्लम होता है। भारतीय जो भारत की नदियां हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, और यूपी की जो नदियां हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, तो नदियों पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है। उसके बाद ओशियंस है, फिर अर्थ के मूवमेंट्स कैसे होते हैं उसके बारे में। तो आप सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए, एक आप इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, एक इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे और एक वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में जब आप आएंगे तो इसी में से बहुत सारी चीजें वर्ल्ड जियोग्राफी में चले जाएंगे, जैसे अर्थक्वेक्स हो गया, उसके बाद ओशियन करेंट्स हो गया, ये सब चीजें, देशांतर, अक्षांश रेखाएं, मकर रेखाएं, कर्क रेखाएं, इसके अलावा जितने भी ऐसे चीज हैं जो वर्ल्ड जियोग्राफी में है, उनको, जैसे दुनिया के कौन से बड़ी नदियां हैं, कौन से पहाड़ झरने दुनिया के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट मिलेगा। जितने भी एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर इन इंडिया, कहाँ पे उत्पादन हो सबसे ज्यादा होता है, अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, इस्पात सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कौन कौन से ग्रेफाइट और बाकी जो हमारे अयस्क हैं उन सब के बारे में, कहाँ पर उद्योग किस प्रकार से लगा है, वो आपको इंडियन जियोग्राफी में पढ़ना है। तो जियोग्राफी का ये पूरा सेगमेंट है, जब आप देखेंगे तो इसके बारे में मिलेगा। अब सबसे बड़ा चीज, एक ये करंट से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। जैसे इसको आप पढ़ेंगे तो ये करंट के टॉपिक में भी मिलता है आपको। ठीक है, इसमें चंद्रयान, बहुत सारी ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है विज्ञान और क्षेत्र तकनीकी के क्षेत्र में आगे आने के लिए, उसके बारे में आपको जानना है। तो दो चार क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इससे पूछता है, लेकिन बड़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और रोजमर्रा से जुड़े हुए प्रश्न को ध्यान में अगर हम पढ़ते हैं, पेपर, न्यूज़पेपर, ये सब चीजों और न्यूज चैनल्स को देखते रहते हैं तो बहुत सारी चीजें इससे कवर हो जाती है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक है, इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है इकोनॉमिक में, देखिए बजट सबसे बड़ा एक जो आपको प्रभाव डालता है इस पूरे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वाले टॉपिक पर, उसमें बजट है। बजट के बाद कुछ ऐसे इंटरनेशनल संस्थाओं के द्वारा संधियां होती है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, उसके ऊपर महंगाई के क्षेत्र में, उसके ऊपर कौन कौन सी ऐसी संधियां की जाती हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बारे में इकोनॉमिक्स में भी आपसे पूछा जाता है, और ये भी करंट के टॉपिक में ही कनेक्ट होता है, इसे याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे जब देखेंगे तो पॉलिटी का सेगमेंट है, जो सभी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पॉलिटी का जो सेगमेंट है, पॉलिटी में भी बहुत सारे करंट्स के टॉपिक मिलेंगे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पॉलिटी को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें शेड्यूल्स, अनुसूचियां, पार्ट्स, कितने चैप्टर्स में कितने भाग में बटा है, ड्यूटीज, कर्तव्य आपको पढ़ने हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जो होते हैं उनके बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्री परिषद और नागरिकता, आर्टिकल 370, इमरजेंसी यानी आपातकाल उपबंध जो आपके हैं उनको पढ़ना है, कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, टैग, टैग के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, बिल्स, विधेयक क्या होता है, पंचायती राज सिस्टम, ये अलग पार्ट है, इसको एक अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इससे पॉलिटी में, पॉलिटी के बाकी जो सेगमेंट है उससे क्वेश्चन, और पंचायती राज से निश्चित रूप से क्वेश्चन आना तय है।
तो इसको आप अलग एक टॉपिक सब्जेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद व्यवस्था जो है, विधानसभा जो है, विधान परिषद जो है, और पार्लियामेंट्री फंड्स क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में, हाई कोर्ट्स और रिट्स क्या होते हैं इसके बारे में। ठीक है, ज्यादातर मैंने इंग्लिश में बोल दिया है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, बहुत बहुत ज्यादा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको समस्या करेगी, क्योंकि ये सेगमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री मेरे द्वारा आपको किया जाएगा, बाकी सेगमेंट के लिए सर लोग हैं वो आपको कराएंगे। तो पॉलिटी का बहुत बड़ा एक रोल है। आप देखेंगे आर्टिकल्स के माध्यम से, अनुच्छेद के माध्यम में ये सभी बटे हुए हैं, सभी अनुच्छेदों में पॉलिटी के सेगमेंट्स को रखा गया है। आर्टिकल में देखेंगे तो जैसे इंग्लिश में अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं, ड्यूटीज 51 क में आपको मिलेगा, प्रेसिडेंट 52 में मिलेगा। इसी तरह से आपको आर्टिकल्स पूछता है, आर्टिकल्स भी अच्छे तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, डिटेल में इसको पढ़ना है पॉलिटी को, ये आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद जनरल साइंस के टॉपिक में आप आएंगे तो फिजिक्स है। फिजिक्स का बहुत सिंपल सा फॉर्म पूछ रहा है, ऐसी बात नहीं, बहुत टफ आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, ना टफ केमिस्ट्री ना बायोलॉजी, हाई स्कूल लेवल की नॉलेज आपको रखनी है, ये जान लीजिए। जनरल साइंस में आपके एसआई यूनिट, एमकेएस पद्धति, साई पद्धति, सीजीएस पद्धति, यही सब चीजों के बारे में आपको फंसाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेविटी, वर्क, प्रेशर, दाब, मापन, ध्वनि और हीट, उष्मा, यही सब चीजें आपसे ज्यादा फिजिक्स में पूछा जाता है और सूत्र के माध्यम से उनके मात्रक पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में जब आप आएंगे, रसायन विज्ञान में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थों के गुण, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैसों के गुण क्या होते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो हमारे यूज होते हैं वो डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन होता है इससे। कॉमन नाम और कंपोजिशन ऑफ वेरियस केमिकल्स, केमिकल्स के अलग अलग नाम जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, साई यूनिट इसमें भी आ जाएगा, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में आपसे पूछेंगे। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है तो बायोलॉजी पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा अलग अलग चीजें, क्योंकि पौधों के बारे में भी और जीव जंतुओं के बारे में भी दोनों प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। जैसे इसमें बहुत सारे बीमारियों के बारे में, विटामिन के बारे में, प्रोटीन के बारे में, किस चीज से हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सी बीमारी कैसे होती है, उसके कौन से लक्षण होते हैं, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज के बारे में आप देखेंगे। इन्वायरमेंटल अलग से है, इन्वायरमेंटल स्टडी अलग से आपको ध्यान से करना है। ठीक है, तो ये आपका जनरल साइंस का टॉपिक रहा। इसके बाद ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब ऐसा है जो कंबाइंड करके डाला गया है। ठीक है, बेसिक फैक्ट्स अबाउट कंप्यूटर बहुत सारे में नहीं पूछा जाता है, बहुत सारे में पूछा जाता है। रिसेंट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये भी करंट का टॉपिक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, और ये जितने भी चीजें आप देख रहे हैं ये सब करंट के टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनियन बजट हो गया, अब जो नोटबंदी हुआ उसका, इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसका, ऑस्कर विनर्स जितने हैं उनके बारे में, फर्स्ट इन सपोर्ट इन इंडिया वर्ल्ड ओलंपिक एशियन गेम, इन सब के बारे में, फेमस सी पोर्ट्स कहाँ कहाँ है वो, एयरपोर्ट्स एंड देयर लोकेशन कहाँ है वो। तो ये सभी एग्जाम में नहीं, लेकिन ये करंट के टॉपिक में बहुत सारे एग्जाम्स में अलग है, एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट एनिमल्स एंड देयर सिंबल्स, जो राज्य के प्रतीक चिन्ह है और जो जीव जंतुओं के बारे में, उन सब के बारे में आपको स्टेट का अलग अलग याद रखना है, उनका प्रतीक क्या है स्टेट का वो भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन, कहां पर है, जैसे ब्रिक्स, वर्ल्ड बैंक, इनका हेड ऑफिस कहाँ है, आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, ब्रिक्स का जो लास्ट मीटिंग हुआ वो कब हुआ, कितने देशों का संग्रह है, ये सारी चीजें इसके अंदर आप देखने को आपको मिलेगा। इसको भी अच्छे से पढ़ने की, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये देखिए आप एक स्पेशल सेगमेंट हो गया है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धीरे से बड़ी आसानी से चुपके से डालता है और आपके पूरे मार्किंग को गड़बड़ कर देता है। मतलब इंडियन आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको याद रखना है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अवार्ड्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, नोबेल लिटरेचर एंड देयर फील्ड्स, मतलब किसको किसको कौन सा पुरस्कार वितरण हुआ है इस बार, किसे कौन से पुरस्कार में कहां कहां कैसे कैसे, जैसे अर्जुन पुरस्कार किनको मिला है, पद्म विभूषण किसे मिला है, भारत रत्न किसे मिला है, इस तरह की चीजों को आपसे इसमें पूछा जाता है। कंप्लीट सिलेबस की जहां तक बात थी यही आज का है, और इंपॉर्टेंट में जो अलग से आपको पढ़ना है ये वाली चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर में पीछे का जितना लिखा था वो सब आ जाएगा। बुक्स एंड ऑथर, ये अलग से आप डाला गया है कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट स्कीम, कौन सी योजनाएं चल रही है जो महत्वपूर्ण इस समय चर्चा का विषय है। इंपॉर्टेंट डेज, दिवस, जो दिवस आप पढ़ते होंगे उस तरह से, जैसे मजदूर दिवस कब होता है तो 1 मई मजदूर दिवस है, इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों को आपको देखना है।
पोर्टफोलियो किस प्रकार की संधि किस स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है वो, और जो व्यक्ति इस समय न्यूज में पॉपुलर होंगे वो किस वजह से हैं वो। तो करंट का ही ये सारी टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर के अंदर ही होती हैं, लेकिन हम उसको हाईलाइट इसलिए करके आपको दिखाए हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये टोटल आज हम लोग ने जितना भी वनडे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट सिलेबस के जो पार्ट हैं, जो आपके सफल होने के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सफलता में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं, उसका चर्चा हम लोग ने किया। हमारा प्रयास है कि जल्द ही हम आपको इसके टोटल क्लास को एमसीक्यू फॉर्म में और एक्सप्लेनेशन दोनों फॉर्म में आपको अवेलेबल कराएं। उसमें आपका स्नेह और आपका सहयोग चाहिए। कमेंट में कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं, और जितनी जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। ज्यादा समय नहीं, 1 से 2 दिन के बाद आपको ये सारे क्लासेस जितना भी 40 से 50 दिन में यूपीपी के रिकॉर्डिंग हम लोग ने रखा है वो समाप्त करने का हम लोग का प्रयास है। तो इसी आप सबसे ढेर सारी शुभकामना आप सबको आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।